Students, Assalamu alaikum. Welcome to all of you. Students, this is Fahad Shabir Bhatti, your physics MDCAT tutor for your MDCAT classes. Students, आज हमने डिस्कस करना है कि वेव्स किस तरह से स्टेशनरी वेव्स को प्रोड्यूस करती हैं और किस तरह से हम एयर कॉलम में भी और स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर भी इनके डिफरेंट हार्मोनिक्स देख सकेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि इनकी डिपेंडेंसी कैसी है और इन टॉपिक्स में से किस किस तरह के एमसीक्यूज आपको MDCAT में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जैसे कि हमने देखा, टॉपिक बता रहा है कि आज हमने स्टेशनरी वेव्स को प्रोड्यूस करना है स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर और साथ ही हम इसका डिफरेंट केसेस भी देखेंगे कि इन्हीं स्टेशनरी वेव्स को ऑर्गन पाइप्स में या किसी भी सिंपल पाइप में किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कर लीजिए कि हमारे पास एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है जिसको हमने दोनों एंड से यहाँ से स्ट्रेच कर दिया है। दिस स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड एट बोथ एंड्स। तो यहाँ से तो ये स्ट्रिंग फिक्स्ड हो गई। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से फर्दर नोट करें तो आप इस स्ट्रिंग को इस सेंट्रल पॉइंट से प्लग करें नीचे की तरफ और प्लग करने के बाद आप इसको रिलीज कर दें। जैसे ही इस स्ट्रिंग को रिलीज किया जाएगा तो नोट कीजिएगा आपके प्लग करने पर इस स्ट्रिंग की पोजीशन कुछ ऐसी बन चुकी थी। रिलीज करने पर ये स्ट्रिंग फौरी वाइब्रेट करेगी ऊपर वाली साइड पे। तो आपने देखा कि ये जो स्ट्रिंग स्ट्रेच थी ये अब इस तरह से अपनी मेन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करना शुरू हो गई है, कभी ऊपर और कभी नीचे। याद है हमने पढ़ा था कि स्टेशनरी वेव प्रोग्रेस नहीं करती बल्कि स्टेशनरी वेव्स ऑसिलेट करती हैं किसमें? बिटवीन नोड्स, ऐसे पॉइंट्स के दरमियान जो कि डिस्प्लेसमेंट शो ही नहीं कर रहे होते। अब नोट एक और चीज यहाँ पे कीजिएगा कि जब हमने स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर वेव्स को प्रोड्यूस करना चाहा तो वो मेन पोजीशन से ऊपर या नीचे चली गई, यानी कि ये तो फॉर्मेट कर रही हैं ट्रांसवर्स वेव के पैटर्न को। तो हम कह सकते हैं कि अगर तो स्ट्रेच स्ट्रिंग की बात की जाए तो स्ट्रेच स्ट्रिंग में पैदा होने वाली स्टेशनरी वेव्स दरअसल ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव होती है। ऐसी वेव्स जो हम स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर पैदा करते हैं वो दरअसल ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स होती हैं। स्टूडेंट्स, अब नोट करें, हमने इसको प्लग किया तो एक लूप क्रिएट हो गया। इस पूरी जो लेंथ थी, दिस लेंथ वाज L, और हमने इस लेंथ में एक लूप क्रिएट किया है। हमने बात पढ़ी भी थी कि एक लूप का मतलब होता है नोड से लेके नोड या फिर एंटी नोड से लेके एंटी नोड तक का जो फासला होगा। तो हम ये बात कह सकते हैं ना कि जो लेंथ है इस लेंथ में λ/2 क्रिएट किया गया है। अगर हम इसी को स्टूडेंट्स थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो इट मीन्स कि जो लैम्डा था that is equal to 2L, और क्योंकि यहां पर एक लूप क्रिएट किया जा रहा था तो हम इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी कह सकते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक, और हार्मोनिक फर्स्ट है तो λ1 आ सकता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यू आ गई फर्स्ट हार्मोनिक के वेवलेंथ की। अब आपने एक बेसिक फार्मूला पढ़ा होता है एंड दैट इज V इज इक्वल टू F लैम्डा, जिसको मैनिपुलेट करने पर आप कुछ इस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू V/λ1, और अगर मैं λ1 की वैल्यू पुट कर दूं सो दिस बिकम्स V/2L। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी की। और याद रखिएगा, फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी इस F1 को हम टॉन भी कह सकते हैं, और टॉन के साथ साथ
इट इज आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हम इसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां तक आपने एक चीज नोट की कि हमने लैम्डा और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली है स्टूडेंट्स पहले हार्मोनिक की। लेकिन ये तो एक स्ट्रिंग है ना, लाजमन सी बात है जब आप इसको प्लग करेंगे, जब आप इसे खींचेंगे तो आपके इस प्लग करने की वजह से स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्रिएट होगी। तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग तो डिपेंड करनी चाहिए टेंशन के ऊपर, क्योंकि अगर आप इसे कम प्लग करते तो टेंशन कम होती, तो इस स्ट्रिंग की वाइब्रेशन की स्पीड भी कम होती। और अगर आप इसको ज्यादा प्लग करते तो क्योंकि आपने ज्यादा खींचा है, टेंशन ज्यादा पैदा होती, तो स्ट्रिंग की ऑसिलेट करने की स्पीड को भी स्टूडेंट्स ज्यादा होना चाहिए था। तो अब हम देखते हैं कि अगर तो मैं इस स्पीड की बात करूं तो क्या इस स्पीड की डिपेंडेंस टेंशन के ऊपर है? तो याद रखिएगा कि ये स्पीड जिससे स्टेशनरी वेव ऑसिलेट कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ टेंशन पर ही नहीं बल्कि इस टेंशन की फोर्स के साथ साथ मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर भी डिपेंड करती है। वेलोसिटी of vibration of stationary wave depends upon tension in the string, और इसी के साथ as well as it also depends upon mass per unit length। कई इंग्लिश बुक्स में और कई इंडियन बुक्स के अंदर भी इस फार्मूले में m की जगह m/l लिखा जाता है ताकि प्रॉपर शो हो सके कि ये मास पर यूनिट लेंथ है। लेकिन हमारी एफएससी की टेक्स्ट बुक, पीटीबी की टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ m लिखा जाता है। लेकिन याद रखिएगा इस m का मतलब सिर्फ मास नहीं है, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। अगर ये मास पर यूनिट लेंथ हुआ तो फिर इसका यूनिट भी किलोग्राम नहीं होगा, फिर इसका यूनिट किलोग्राम पर मीटर होना चाहिए, क्योंकि ये तो मास पर लेंथ है। और अगर मैं यहीं से इसको फर्दर यहां पर पुट करूं स्टूडेंट्स, तो यही रिलेशन कुछ ऐसे फॉर्मेट होता है कि 1/2L √F/m। स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी, जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते थे, उसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेंशन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। ये हमारे पास मुकम्मल तौर पे थी एक फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। हम जब हम दो तीन हार्मोनिक्स को देख लेंगे तो हमारे लिए फिर सारे केसेस डिफाइन करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम फर्स्ट के बाद चलते हैं अपने सेकंड हार्मोनिक की तरफ। अगर सेकंड हार्मोनिक की बात की जाए तो सेकंड हार्मोनिक में किस तरह से स्टेशनरी वेव्स एग्जिबिट होंगी। इसी केस में अगर नोट करें कि आपने स्ट्रेच स्ट्रिंग को प्लग किया और मूव करवाया, नाउ दिस इज स्ट्रेच स्ट्रिंग। अब की बात स्टूडेंट्स, आपने इसको सेंटर से नहीं बल्कि सेंटर के सेंटर से 1/4 से प्लग किया है। स्टूडेंट्स जहां से आप प्लग करते हैं ना, वहां हमेशा एंटी नोड बन जाता है। तो नोट कीजिएगा दिस थिंग इज एंटी नोड और ये क्या आ गया, नोड। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड। तो इतने ही फासले यहां पर भी एक नोड होना चाहिए जिसका डिस्टेंस वही सेम होगा जो इस तरफ था। और अल्टीमेटली हमारे पास इसी के मुखालिफ यहाँ पर एक और एंटी नोड आ जाएगा और इस तरह से हमारी पूरी वेव फॉर्मेट हो जाएगी। अब जब हमने यहाँ से प्लग किया तो वेव की फॉर्मेशन कुछ ऐसी हुई, जैसे हमने इसको छोड़ दिया तो अब ये वेव ऑसिलेट करना शुरू हो गई है। अब ये स्ट्रिंग ऑसिलेट करना शुरू हो गई है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, जिसकी वजह से यही स्ट्रिंग कुछ ऐसे मूव कर रही होगी, ऊपर
और फिर नीचे, और जब ये पोर्शन नीचे आ जाएगा तो ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि स्टेशनरी वेव्स पैदा होती हैं स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब हमारे पास दो लूप्स क्रिएट हो रही हैं, सो हम कह सकते हैं कि वन लूप वाज लैम्डा बाय 2, सो 2 loops are basically 2 lambda by 2। तो अगर तो हम इसको मैनिपुलेट करें फार्मूला को, तो ये लैम्डा का फार्मूला बन जाता है 2l बाय 2, and this is the formula of second wavelength, या मैं यूं कह सकता हूं कि वेवलेंथ ऑफ सेकंड हार्मोनिक। अब बिल्कुल सेम टेक्सचर में अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी का स्टूडेंट्स फार्मूला होता था v बाय लैम्डा। जब इसे मैं यहाँ पर पुट करूँगा f2 और लैम्डा 2, तो यही फार्मूला बन जाएगा 2l बाय 2, विच अल्टीमेटली बिकम्स 2v बाय 2l, विच इज इक्वल टू 2 बाय 2l, और स्टूडेंट साथ आ जाएगा f बाय m, क्योंकि वेलोसिटी इज अंडर रूट f बाय m। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो रिलेशन आ गया है, दिस इज द रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक का ये रिलेशन बना हमारे पास। अब जरा नोट कीजिएगा, यहीं पे हमें लैम्डा पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, दोनों टर्म्स में पता है। जब फर्स्ट वेवलेंथ की बात की गई थी तो वो 2l था, जब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की बात की गई तो वो v बाय 2l था। अब जरा नोट कीजिएगा, क्या हमारे पास यहाँ पे ये 2l नहीं है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दिस लैम्डा 2 इज आल्सो इक्वल टू लैम्डा 1 बाय 2? स्टूडेंट्स क्या ये हमारे पास v बाय 2l नहीं है, या फिर ये f बाय m अंडर रूट और साथ 2l, जैसे हम यहाँ पे देखा। हम ये भी तो कह सकते हैं कि f2 इज इक्वल टू 2f1। आपने एक चीज नोट की कि जैसे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड कर रही थी फंडामेंटल फर्स्ट फ्रीक्वेंसी पे, ऐसे आने वाली तमाम फ्रीक्वेंसीज डिपेंड करती हैं फर्स्ट फ्रीक्वेंसी पे। हम तभी तो इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे अगर थर्ड होती तो वो 3f1 होती, अगर फोर्थ होती तो 4f1 होती। तो अगर मैं nth फ्रीक्वेंसी की बात कर लूं तो नोट कीजिएगा कि इन केस ऑफ nth फ्रीक्वेंसी जो लैम्डा का फॉर्मूला होगा, लैम्डा n इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय n, जिसको हम 2l बाय n भी कह सकते हैं। और अगर तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहीं पर फ्रीक्वेंसी को पूछा जाता तो fn इज इक्वल टू nf1, जिसको हम nv बाय 2l भी कह सकते थे। स्टूडेंट्स ये हमारे रिलेशन आ गए हैं जो कि nth हार्मोनिक के लिहाज से हैं। अब नोट कीजिएगा कि आपको यहाँ से MCQs कैसे पूछे जा सकते हैं। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक MCQ ये पूछा जा सकता है कि बताइए ऐसा कौन सा हार्मोनिक है एट विच हार्मोनिक, ऐसा कौन सा हार्मोनिक है एट विच हार्मोनिक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेवलेंथ। ऐसा कौन सा हार्मोनिक है जहां पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वेवलेंथ के इक्वल आ जाए, और साथ हमें ऑप्शंस दी जा सकती हैं। अल्फा ऑप्शन इज फर्स्ट हार्मोनिक, बीटा ऑप्शन इज सेकंड हार्मोनिक, चार्ली ऑप्शन इज थर्ड हार्मोनिक एंड डेल्टा ऑप्शन इज फोर्थ हार्मोनिक। हमें यह बात गिवन है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेवलेंथ। अब जरा नोट कीजिएगा, हमारे पास वेवलेंथ का जनरल फार्मूला क्या होता है, वेवलेंथ इज इक्वल टू 2l बाय n। हमने कहा लैम्डा n इज इक्वल टू 2l बाय n,
और ये बात तो गिवन थी कि लैम्डा इक्वल्स एल है, तो ये दोनों कट गए आपस में। ये एन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, ऊपर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम ये बात भी तो कह सकते हैं ना कि n इज इक्वल टू 2 है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा हार्मोनिक जिस पे लेंथ इज इक्वल टू वेवलेंथ आ जाए वो सेकंड हार्मोनिक होता है। यहीं से हमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स कि बताइए if tension in a string becomes 4 times, if tension in a string becomes 4 times, then frequency will be, अगर तो स्ट्रिंग में टेंशन 4 गुना कर दी जाए तो बताइए कि फ्रीक्वेंसी पर क्या फर्क पड़ता है। हमें यहां पर 7 ऑप्शंस दे दी जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहती है हाफ, टेंशन को 4 टाइम्स करने से फ्रीक्वेंसी हाफ्ड हो जाएगी। बीटा ऑप्शन कहती है डबल्ड, कि नहीं, टेंशन को 4 टाइम्स करने से फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। चार्ली ऑप्शन कहती है क्वाड्रपल्ड, कि टेंशन को 4 टाइम्स करने से फ्रीक्वेंसी भी 4 टाइम्स हो जाएगी। जबकि डेल्टा ऑप्शन कहती है रिमेन्स सेम, कि टेंशन को अगर हम चेंज कर भी लेते हैं तो कोई भी फर्क फ्रीक्वेंसी पर नहीं पड़ता। तो चलिए नोट करते हैं। हमें यहाँ पर हार्मोनिक तो बताया ही ना गया, इसका मतलब है कि जनरल हार्मोनिक, nth हार्मोनिक की बात हो रही है। हमारे पास रिलेशन बन जाता है एफ एन इज इक्वल टू n बाय 2l अंडर रूट f बाय m। अब टेंशन तो 4 टाइम्स हो गई स्टूडेंट्स, तो हम इसको 4 टाइम्स कर देते हैं। यहां पर आ गया, 2 वेज है इसको सॉल्व करने के। फर्स्ट वे तो ये है कि हम इसी फार्मूला में टेंशन को कर दें 4 टाइम्स। अब अंडर रूट ऑफ 4 क्या बन जाता है, 2, तो बाकी क्या बच जाएगा, n बाय 2l अंडर रूट f बाय m। और ये पूरा फैक्टर हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी का, nth फ्रीक्वेंसी का। तो हम कह सकते हैं ना कि एफ एन डैश इज इक्वल टू 2fn, यानी कि हमारे पास तो फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। अच्छा, अगर आप सारा फार्मूला सॉल्व ना करते तो हम सिर्फ बाय यूजिंग रिलेशन भी ये काम कर सकते थे। वो कैसे, हमने इसमें देखा कि जो एफ एन है ना, दिस फैक्टर एफ एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मैं कुछ यूं कर देता कि एफ एन डायरेक्ट है अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी हो गई थी 4 टाइम्स। अंडर रूट ऑफ 4 क्या बन जाता है, 2, तो ये आ गया हमारे पास 2 अंडर रूट ऑफ एफ। रिलेशन अंडर रूट एफ के साथ देखिएगा सेम रहा, लेकिन साथ कौन आ गया है, 2, सो इट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड। तो हम इस वे में भी इनका रिलेशन ऐसे कैलकुलेट कर सकते थे। तो जो आंसर है इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स वो डबल्ड आता है। हमें स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चंस इस तरह से भी आ सकते हैं, वो ये बात भी पूछ सकता है कि फ्रीक्वेंसी कैन बी इंक्रीज्ड बाय, फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से, फ्रीक्वेंसी कैन बी इंक्रीज्ड बाय, हमें 7 ऑप्शन दी जा सकती हैं। इंक्रीजिंग टेंशन, इंक्रीजिंग टेंशन बीटा, इंक्रीजिंग
length of string, increasing length of string. Charlie option is decreasing length of string, and delta option is both A and C ऑप्शन। तो जरा नोट कीजिएगा, हमारे पास फार्मूला बेसिकली क्या होता है। फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी इज n/2l अंडर रूट f/m। अगर हम इस फार्मूला से स्टूडेंट्स रिलेशन निकालना चाहें तो सबसे पहले रिलेशन एक ये आता है कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। उसके बाद रिलेशन हमारे पास ये भी आ सकता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज इनवर्सली टू लेंथ। और मास पर यूनिट लेंथ की अगर बात की जाए तो इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, और वो ऑलमोस्ट मटेरियल के लिए सेम रहता है, पर हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि फॉर डिफरेंट मटेरियल्स अगर बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। बट दिस इज बेसिकली मास जो पर यूनिट लेंथ के लिहाज से है। अब नोट कीजिएगा, हमें ऑप्शन, हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। ऑप्शंस आर गिवन इंक्रीजिंग टेंशन, तो लाजमन सी बात है अगर हम टेंशन को इंक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर जाएगी। बीटा ऑप्शन इज इंक्रीजिंग लेंथ, अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे स्टूडेंट्स तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी। सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। चार्ली देखिएगा, डिक्रीजिंग लेंथ, हाँ ये कुछ सूटेबल लगती है क्योंकि व्हेन लेंथ इज डिक्रीज्ड सो इन रिजल्ट फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड। तो हमारा मकसद था फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, तो या तो हम टेंशन बढ़ा दें या हम लेंथ को डिक्रीज कर दें। सो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड सी। इस रिलेशंस के अलावा भी स्टूडेंट्स वो आपसे काफ़ी चीज़ें पूछ सकता है, जैसे कि अगर स्ट्रेच स्ट्रिंग की बात की जाए तो हमसे ये पूछ सकता है कि एट व्हाट हार्मोनिक लेंथ या फिर वेवलेंथ इज मैक्सिमम, मैक्सिमम वेवलेंथ किस हार्मोनिक पर होती है और कितनी होती है। तो ज़रा नोट कीजिएगा ये बात। अगर तो हम इस केस को देखें तो हमें एक बात जहन में रखनी होगी कि फार्मूला हमने पढ़ा था लैम्डा n इज इक्वल टू 2l/n। जो वेवलेंथ है अल्टीमेटली वो डिपेंड करती है लेंथ पे या फिर हार्मोनिक नंबर पे। हमने कहा वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम एट विच हार्मोनिक, तो ये तो इनवर्स नहीं आ रहा हार्मोनिक के साथ, सबसे कम हार्मोनिक पर वेवलेंथ को सबसे ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, सबसे कम वाला हार्मोनिक कौन सा होता है? फर्स्ट, हमारा पहला हार्मोनिक ही फर्स्ट होता है। तो याद रखिएगा कि वेवलेंथ इज मैक्सिमम। वेवलेंथ क्या है स्टूडेंट्स? वेवलेंथ मैक्सिमम है कब? जब फर्स्ट हार्मोनिक होगा, पहली बात। दूसरी बात, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ इज, तो नोट कीजिएगा मैक्सिमम लैम्डा इज 2l/1 विच इज इक्वल टू 2l। अगर हमें MCQ कुछ इस तरह से आ जाए, जरा नोट कीजिएगा कि इफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 2 मीटर then what will be maximum wavelength produced by stretch string। अगर तो हमारे पास लेंथ 2 मीटर है तो मैक्सिमम लैम्डा स्टेशनरी वेव का कितना हो सकता है? हमें ऑप्शंस कुछ यूं दे दी जाती हैं, 1 मीटर, बीटा ऑप्शन इज 2 मीटर, चार्ली ऑप्शन इज 4 मीटर and delta option is 0.5 मीटर।
तो हमने अभी तो देखा कि मैक्सिमम लैम्डा इज डबल ऑफ लेंथ, तो लेंथ इज 2, सो डबल ऑफ 2 इज 4, तो लेंथ के डबल होती है लैम्डा मैक्सिमम अगर हम स्ट्रेच स्ट्रिंग की बात करते हैं। स्टूडेंट्स इसी के बाद हमने अभी देखा कि कौन सी वेव्स पैदा होती हैं, ट्रांसवर्स, स्टेशनरी, हार्मोनिक्स कैसे हो सकते हैं, रिलेशंस एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं, और मैं लैम्डा मैक्सिमम कैसे पूछ सकता है, वो ये भी पूछ सकता है कि किस हार्मोनिक पर लैम्डा और लेंथ सेम हो जाते हैं। और स्टूडेंट्स इसके बाद वो हमसे नोड्स और एंटी नोड्स के मुतालिक बात भी कर सकता है। जैसा कि हमने देखा अभी रिसेंटली, अगर तो ये हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक है और यहाँ पर मैं आपको सेकंड हार्मोनिक ड्रॉ करके दिखाऊंगा, और इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको थर्ड हार्मोनिक ड्रॉ करूंगा। तो ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक, स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास सेकंड हार्मोनिक, स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। अब हम बात करेंगे नोड्स और एंटी नोड्स के लिहाज से, तो ज़रा नोट कीजिएगा, हमारे पास ये हैं दो नोड्स, दीज आर टू नोड्स, जबकि ये एक हमारे पास एंटी नोड मौजूद है। अगर नीचे वाले केस में अगर हम बात करते हैं सेकंड हार्मोनिक की, तो ये नोड है, ये नोड है और ये तीन नोड्स मौजूद हैं सेकंड हार्मोनिक में, जबकि दो एंटी नोड्स मौजूद हैं। थर्ड हार्मोनिक में तीन एंटी नोड्स मौजूद हैं, जबकि अगर नोड्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि देयर आर 4 नोड्स। तो हमने एक बात देखी, फर्स्ट हार्मोनिक तो एक एंटी नोड, सेकंड हार्मोनिक तो दो एंटी नोड्स, थर्ड हार्मोनिक तो तीन एंटी नोड्स। यानी कि मैं सिंपल ये बात कह सकता हूं कि अगर तो हम ये कह दें कि जितना हार्मोनिक नंबर होगा उतने ही एंटी नोड्स होंगे, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और नोड हमेशा हार्मोनिक से एक ज्यादा होता है, फर्स्ट हार्मोनिक लेकिन दो नोड्स, सेकंड हार्मोनिक लेकिन एक दो तीन, एक ज्यादा तीन नोड्स, थर्ड हार्मोनिक तो चार नोड्स। यानी कि जो नोड्स होते हैं वो हमेशा हार्मोनिक से या फिर एंटी नोड से स्टूडेंट्स एक ज्यादा होते हैं। हमें यहाँ से एक जनरल एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि इफ देयर इज अ सोनोमीटर वायर, हमारे पास एक वायर है जो स्ट्रेच की गई है, इफ देयर इज अ सोनोमीटर वायर एंड इट हैज, हमारे पास एक सोनोमीटर वायर है स्टूडेंट्स एंड इट हैज 5 नोड्स, और इसके पास 5 नोड्स हैं, देन विच हार्मोनिक इट विल बी। तो बताया जाए कि ये कौन सा हार्मोनिक नंबर है, एन कौन सा होगा। हमें यहाँ पे ऑप्शंस दे दी जाती हैं, 4, बीटा इज 5th, चार्ली इज 6th, डेल्टा इज 7। तो हमें एक सिंपल सी बात पता है कि जो नोड्स होते हैं ना, स्ट्रेच स्ट्रिंग में नोड्स हार्मोनिक से एक ज्यादा होते हैं। और स्टूडेंट्स अगर तो मुझे यहां से निकालने हैं हार्मोनिक, तो हार्मोनिक इक्वल आ सकता है n-1 के। देयर आर 5 नोड्स, सो 5 - 1 इज इक्वल टू 4th हार्मोनिक। तो देखें वो किसने कैसे मैनिपुलेट करके आपको नोड्स और एंटी नोड्स में से क्वेश्चन पूछ लिया। हमें क्वेश्चन इस टर्म में भी आ सकता है। अच्छा, एक और भी तर्ज है क्वेश्चन पूछने की, वो कैसे? वो आपको यही सारे क्वेश्चंस इन्हीं फार्मूलाज को यूज करना पड़ेगा, लेकिन पैटर्न चेंज कर देगा।
वो आपसे ये बात ऐसे भी पूछ सकता था कि इफ अ वायर इज वाइब्रेटिंग इन if a wire is vibrating in fourth overtone, if a wire is vibrating in fourth overtone, और जो हमें लेंथ ऑफ वायर गिवन है that is 0.5 मीटर, जबकि velocity of oscillation of wire that is 20 meters per second. अब नोट कीजिएगा, हमें पता क्या है, कहता इफ अ वायर इज मूविंग इन फोर्थ ओवरटोन, the length of wire is 0.5 meter and velocity of oscillation of stationary wave is 20 meters per second, then what will be the frequency of this mode of vibration? और हमें साथ ही बता दिया जाता है ऑप्शंस. अल्फा ऑप्शन इज 60 हर्ट्ज, बीटा ऑप्शन इज 80 हर्ट्ज, चार्ली ऑप्शन इज 100 हर्ट्ज, एंड स्टूडेंट्स डेल्टा ऑप्शन इज 120 हर्ट्ज. और बताइए कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी. हमें सब कुछ समझ आ गया, हमें एक बात ही नहीं पता कि ये ओवरटोन क्या होता है. मैंने आपसे एक बात की थी कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कॉल्ड टोन, और जितने भी रिजल्ट स्टूडेंट्स फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से निकलते हैं वो तमाम ओवरटोन्स कहलाते हैं. जैसे कि सेकंड हार्मोनिक इज फर्स्ट रिजल्ट ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक. मैं ये बात दोबारा बोलना चाहूंगा, सेकंड हार्मोनिक is first result of first harmonic. Third harmonic is a second result of first harmonic. वो कैसे? क्योंकि F1 के बाद कौन आ रहा है? F2, उसके बाद F3. अगर मैं पूरी सीरीज यहां पे ड्रॉ करूं, जरा देखिएगा, हम कह सकते हैं कि सीरीज ऑफ हार्मोनिक विल बी F1, F2, F3, F4, F5 एंड सो ऑन Fn. अब इसमें जरा नोट कीजिएगा, हमारे पास ये क्या है, दिस इज टोन, ये हमारे पास मेन टोन है. तो F2 क्या है, ये इससे बनने वाला पहला रिजल्ट है, तो ये फर्स्ट ओवरटोन है. F3 क्या है, सेकंड ओवरटोन है. F4 क्या है, थर्ड ओवरटोन है. F5 क्या है, फोर्थ ओवरटोन है. और Fn क्या होगा, ये n-1 ओवरटोन होगा. आपने एक चीज नोट की है कि ओवरटोन का नंबर हमेशा हार्मोनिक से एक कम है. 2 फ्रीक्वेंसी थी तो ओवरटोन पहला था, थर्ड फ्रीक्वेंसी थी तो ओवरटोन सेकंड था. तो क्या मैं ये बात नहीं कह सकता कि सेकंड ओवरटोन इज बेसिकली थर्ड फ्रीक्वेंसी. इस सारे केस को अगर मैं फॉर्मुलेट करना चाहूं तो शॉर्टकट बच्चे ये बनता है कि हार्मोनिक इज इक्वल टू ओवरटोन प्लस 1. देखिए आपका कोई भी रिलेशन ना ओवरटोन के लिहाज से नहीं है, सारे हार्मोनिक्स के लिहाज से हैं, सारे एन के लिहाज से हैं. हमने ओवरटोन से फौरी निकालना होगा अपना हार्मोनिक नंबर, ताकि हम फौरी वहां पर इसको सॉल्व करके क्या निकाल लें, हार्मोनिक नंबर से जो भी रिक्वायर्ड हमें है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे. हमें कहा गया फोर्थ ओवरटोन था और स्ट्रेच स्ट्रिंग है ना, वायर कहा गया. अब फार्मूला हमारे पास ये बनता है, जरा नोट कीजिएगा, हार्मोनिक क्या आ जाएगा इस केस में, हार्मोनिक इज इक्वल टू फोर्थ ओवरटोन प्लस 1 इज इक्वल टू 5. हार्मोनिक फिफ्थ आ गया. हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू NV/2L. एन क्या है, फिफ्थ हार्मोनिक नंबर, फिफ्थ.
v क्या है 20 मीटर पर सेकेंड 2 और l क्या है 0.5। मैं इस 0.5 को 1/2 भी कह सकता हूं ना आसानी के लिए। ये आ गया 1/2। स्टूडेंट्स ये 2 इसके साथ कैंसल। 20 इंटू 5 इज 100 हर्ट्स। तो जरा आप बताइए हमारे पास ऑप्शन फिर कौन सा बन जाएगा? चार्ली। आपने एक चीज नोट की, क्वेश्चन ओवरटोन में आया तो हमने साथ ही ओवरटोन को भी डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम फौरी चलेंगे टुवर्ड्स ओवर नेक्स्ट केस विच इज स्टेशनरी वेव्स इन ऑर्गन पाइप। स्टूडेंट्स इन्हीं स्टेशनरी वेव्स को हम अल्टीमेटली एयर कॉलम के अंदर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और नोट कीजिएगा इसी एयर कॉलम को बुक में बार बार ऑर्गन पाइप के नाम से बुलाता है। अब देखें, अगर तो एक स्ट्रेच्ड वायर थी, हमने उसको प्लग किया, स्ट्रेच किया और वो वायर अपनी मेन पोजीशन के लिहाज से ऊपर और नीचे ऑसिलेट करना शुरू हो गई तो हमने कहा कि ये ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स बन जाती हैं। लेकिन अगर हम एयर कॉलम की बात करें तो जनरली हमारे पास दो टाइप्स के एयर कॉलम होते हैं। फर्स्ट, ओपन एट बोथ एंड्स, ऐसा एयर कॉलम जिसके दोनों एंड्स ओपन हो। सेकेंड वन इज क्लोज्ड एट वन एंड, या हम इसको ओपन एट वन एंड भी कह सकते हैं, जिसका एक एंड ओपन और एक क्लोज हो जाता है। अब नोट कीजिएगा जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है स्टूडेंट, वो सिर्फ ओपन एट बोथ एंड्स होगा। हम जो आज मेनली डिस्कस करेंगे दैट इज बेसिकली ओपन एट बोथ एंड्स एयर कॉलम। ठीक है, अब जरा फर्दर देखिएगा, अगर ओपन एट बोथ एंड्स की बात की जाए तो ये किस तरह से फॉर्मेट होता है। हमारे पास ये एक ऐसा एयर कॉलम है जिसके दोनों एंड्स कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स ओपन होंगे। ये हमारे पास एक एयर कॉलम है जिसके दोनों एंड ऐसे ओपन है। ये देखिएगा यहाँ पर भी हमारे पास ये ओपन एंड है, जबकि इस साइड पर भी हमारे पास ये एंड क्या है ओपन है। हम इसमें करते हैं ब्लो, इससे हमारी साउंड ट्रैवल करती है। अब साउंड अगर ट्रैवल कर रही है तो साउंड तो मूव करना होता है लॉन्गिट्यूडनल वे में, लेकिन स्टडी करना इसको टफ है। इसीलिए अपनी स्टडी को बेहतर करने के लिए, आसान करने के लिए हम साउंड को अज्यूम कर लेते हैं एज ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स की फॉर्म में। हालांकि स्टूडेंट्स जब भी एयर कॉलम की बात की जाएगी ना तो आपने याद रखना है कि एयर कॉलम के अंदर पैदा होने वाली स्टेशनरी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए we represent them as transverse stationary waves। अब यहां से हमारे पास इस तरह से साउंड ट्रैवल कर रही है। हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं दिस इज द ट्रैवलिंग ऑफ साउंड। यहां से जैसे रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो रिफ्लेक्ट बैक करने की वजह से हमारे पास जो अल्टीमेट दोबारा साउंड जाएगी उसकी इंटरफेरेंस तो हम नहीं कह सकते, सुपरपोजिशन होगी फर्स्ट वेव के साथ। हमने ये बात पढ़ी थी ना कि when two waves of same frequency superpose when moving in opposite direction then they form stationary waves। तो हमारे पास ऐसे स्टेशनरी वेव पैदा हो जाएगी। अब जरा नोट कीजिएगा, हमने एक चीज यहाँ पर गौर की है कि ओपन एंड पे क्योंकि पार्टिकल्स को मूव करने की लिबर्टी होती है तो इसीलिए ओपन एंड के ऊपर स्टूडेंट्स हमेशा एंटी नोड फॉर्म होता है, क्योंकि देयर इज लिबर्टी टू पार्टिकल्स टू मूव एट ओपन एंड, तो वहां पर एंटी नोड फॉर्म होगा। अगर नोट किया जाए तो इस केस में हमारे पास ये दो एंटी नोड्स है, जबकि देयर इज अ सिंगल नोड
एट मिडल। ये हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक है। दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक। हमने एक बात पढ़ी थी ना कि नोड से लेके नोड तक या फिर एंटी नोड से लेके एंटी नोड तक लैम्डा बाय 2 होता है। और अगर इस ऑर्गन पाइप की लेंथ L होती तो हम ये बात कह सकते थे कि यहाँ पे जो लेंथ है, दिस लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। और अगर मैं इसी को फर्दर मैनिपुलेट करता तो मैं ये बात कह सकता हूं कि लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2L। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक की वेवलेंथ है। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमें तो ये बात पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V बाय लैम्डा। और अगर ये F1 तो ये लैम्डा B1। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको फर्दर मैनिपुलेट करें तो ये कुछ ऐसे आ सकता है कि F1 इज इक्वल टू V बाय लैम्डा 1 तो 2L नहीं था, सो इट बिकम्स 2L। अच्छा, क्या यहाँ पर भी वेलोसिटी को टेंशन और मास के टर्म में लिखा जाएगा? स्टूडेंट्स, ये बात गलत है। वो सिर्फ वहां पर इसलिए पॉसिबल था क्योंकि वो एक स्ट्रिंग थी, उसमें टेंशन थी, मास पर यूनिट लेंथ था, लेकिन ये सारा कुछ इन केस ऑफ साउंड नहीं होता, तो हम इसको वैसे लिख भी नहीं सकते। दिस इज द फाइनल फॉर्म F1 इज इक्वल टू V बाय 2L। आपने एक चीज नोट की है, इसकी लैम्डा 1 और F1 की सेम वही वैल्यू है जो स्ट्रेच स्ट्रिंग के लैम्डा 1 और F1 की थी। बिल्कुल सेम तर्ज में हम इस F1 को या तो टॉन कह सकते हैं, या तो हम इसको टॉन कह सकते हैं, या फिर हम इसी F1 को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। यही F1 या तो टॉन है या फिर यही F1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास सारा आ गया फर्स्ट टर्म। अगर मैं इसी चीज को सेकंड में लिखना चाहूं, इफ आई टॉक अबाउट सेकंड हार्मोनिक, तो जरा नोट कीजिएगा, सेकंड हार्मोनिक के लिए हम दोबारा ऐसे ही एक ऑर्गन पाइप को ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ L होगी, और इसी ऑर्गन पाइप के बिल्कुल सेम तर्ज में ये दोनों एंड्स ओपन होंगे, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। ये दोनों एंड्स इसके ओपन आ गए, और अब अंदर हम करेंगे ब्लो, जिससे साउंड ट्रैवल करेगी, एंड साउंड विल ट्रैवल समथिंग लाइक दिस। हमारे पास इस तरह से साउंड कर गई है ट्रैवल, और आपने देखा कि अगेन एंड्स पर एंटी नोड ही फॉर्म हो रहे हैं। एक एंटी नोड ये, एक एंटी नोड ये, और एक एंटी नोड ये, जबकि जो नोड्स की फॉर्मेशन थी अब की बार वो दो नोड्स हैं इन जगहों पर। हम ये बात अगेन कह सकते हैं कि एंटी नोड से एंटी नोड लैम्डा बाय 2, एंटी नोड से अगेन एंटी नोड अगेन लैम्डा बाय 2। तो यहाँ पर जो पूरी लेंथ है उसमें 2 लैम्डा बाय 2 की फॉर्मेशन है। और अगर यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 2L बाय 2 कहें तो ये बात गलत तो नहीं होगी। सो दिस इज वेवलेंथ ऑफ सेकेंड हार्मोनिक। अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो F2 इज इक्वल टू आता है V बाय लैम्डा 2, तो ये बन जाएगा V बाय 2L बाय 2 विच इज इक्वल टू 2V बाय 2L। स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम पैटर्न में हमारे पास ये आ गया वेवलेंथ ऑफ सेकेंड हार्मोनिक, और नीचे ये हमारे पास बन गया फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक। हमने बहुत डिटेल से बेसिक्स को पढ़ लिया है स्ट्रेच स्ट्रिंग में। अब मैं आपसे स्ट्रेट बात करने जा रहा हूं। ये 2L फर्स्ट हार्मोनिक था ना, तो यहां पर क्या ये 2L मौजूद नहीं है? तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय 2। और क्या यहाँ पर ये F1 V बाय 2L मौजूद नहीं है? तो हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू 2F1।
हमने यहाँ पर फर्दर स्पेसिफाई किया सेकंड हार्मोनिक को। अगर मैं इसी तर्ज में nth हार्मोनिक की बात करता तो जरा नोट कीजिएगा कि nth हार्मोनिक कैसे फॉर्मेट होता। nth हार्मोनिक के लिए हमने देखा कि जो लैम्डा है वो हमेशा फर्स्ट वेवलेंथ का 1/n टाइम्स होता है, या फिर हम उसको 2l/n भी कह सकते हैं। और आपने नोट किया दिस वाज द सेम फार्मूला ऑफ वेवलेंथ इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। और अगर Fn की, अगर nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो वो NF1 होता है, विच इज आल्सो इक्वल टू NV/2l। तो आपने यहाँ पर देखा इसका भी सेम रिलेशन वही है जो स्ट्रेच स्ट्रिंग का था। और यहाँ पर भी आने वाली तमाम फ्रीक्वेंसीज डिपेंड करती हैं किस पर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स इस ऑर्गन पाइप के अंदर पैदा होने वाली तमाम फ्रीक्वेंसीज वो भी हार्मोनिक सीरीज को ओबे करती हैं। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे कि हमने देखा फर्स्ट हार्मोनिक क्या है, सेकंड क्या है, nth हार्मोनिक क्या है। अगर हमें यहाँ पर ये MCQ पूछा जाता कि बताइए इफ लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप इज 5 मीटर then what will be maximum wavelength produced in organ pipe open at both ends। और हमें साथ ही ऑप्शन दे दी जाती, अल्फा ऑप्शन इज 2.5 मीटर, बीटा ऑप्शन इज 5 मीटर, चार्ली ऑप्शन इज 10 मीटर एंड डेल्टा ऑप्शन इज 20 मीटर। तो बताइए वैल्यू कौन सी ठीक होती। अब यहाँ पर आपको बार बार समझने की जरूरत नहीं, हमने सेम बात पहले ही पढ़ी थी कि लैम्डा मैक्सिमम तब होता है जब n कम से कम होता है, इसका मतलब है उसको 1 होना चाहिए। अगर हम इसको सॉल्व करें तो लैम्डा मैक्सिमम का फार्मूला आता है सिर्फ 2l, और यही फार्मूला हमारा स्ट्रेच स्ट्रिंग वाले केस के अंदर भी था। 2 टाइम्स लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर। तो चार्ली ऑप्शन फिर क्या आ गई स्टूडेंट्स, चार्ली ऑप्शन आ गई 10 मीटर। अगर यहीं पर मैं एक चीज आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता था कि बताइए किस हार्मोनिक पर, एट विच हार्मोनिक लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ। तो अब हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि देखें ना हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल वही गिवन है 1 2 3 एंड 4th हार्मोनिक, और हमने देख लिया है क्योंकि सारे फार्मूला स्ट्रेच स्ट्रिंग के साथ मिलते हैं तो ये पैटर्न भी स्ट्रेच स्ट्रिंग के साथ ही मिल रहा है। अगर लैम्डा इज इक्वल टू 2l/n है तो बिल्कुल सेम पैटर्न के मुताबिक लैम्डा और l तो सेम थे तो वो कट हो जाएंगे, और नंबर ऑफ हार्मोनिक जिसपे दोनों सेम है दैट इज इक्वल टू 2 सेकंड हार्मोनिक है। तो अब ये बातें डिटेल में जरूरत नहीं है, हमें सारी बातें डिटेल में बहुत ज्यादा पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो नोट कीजिएगा, फार्मूलाज सेम आ रहे हैं, जनरल फॉर्म्स सेम आ रही हैं, लेंथ मैक्सिमम की फॉर्म सेम आ रही है, किस हार्मोनिक पे लेंथ और लैम्डा सेम था वो भी सेम आ रहा है। तो क्या इसी तरह से बिहेवियर ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स भी सेम होगा? तो अब वो हम देखते हैं, जरा नोट कीजिएगा। फर्स्ट हार्मोनिक में एक नोड है, 2 एंटी नोड्स हैं, एक ज्यादा। सेकंड हार्मोनिक में 2 नोड्स हैं, 3 एंटी नोड्स हैं, एक ज्यादा। स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर नोड्स की वैल्यू एक ज्यादा होती थी, जबकि ऑर्गन पाइप ऐसा ऑर्गन पाइप जिसके दोनों एंड्स ओपन हो स्टूडेंट्स, इसमें जो नोड की वैल्यू है वो हार्मोनिक के इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन जो एंटी नोड है स्टूडेंट्स वो हार्मोनिक से एक ज्यादा या फिर जनरली नोड की वैल्यू से एक ज्यादा होता है। अगर तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए कि इफ देयर आर लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स इन एन ऑर्गन पाइप which is open at both ends
लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि हम साउंड की बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स पैदा हो रही हैं ऑर्गन पाइप में विच इज ओपन एट बोथ एंड्स, और इसमें जो लूप्स क्रिएट हुई, नंबर ऑफ लूप्स आर 4 लूप्स हैं। तो बताइए कितने कितने नोड्स और एंटी नोड्स होंगे? ए बी सी डी। आपको अल्फा ऑप्शन दे दी जाती है 4 nodes and 4 antinodes. Beta option is 4 nodes, 3 antinodes. Charlie option is 4 nodes, 5 antinodes. Delta option is 5 nodes and 4 antinodes. तो जरा नोट कीजिएगा, आपके पास 4 लूप्स हैं। 4 लूप्स का भला क्या मतलब है? अगर मैं इसी सारी बात को एक ऑर्गन पाइप की फॉर्मेशन में लिखूं ना, तो इट बिकम्स समथिंग लाइक दिस। जरा नोट कीजिएगा, ये आ गया हमारे पास ऑर्गन पाइप। हमारे पास 4 लूप्स होने का मतलब कुछ ये है कि इस तरह से ये आ गया एक लूप, ये आ गया सेकंड लूप, ये आ गया थर्ड लूप, और हाफ ये और हाफ ये। सो दिस 2 is 1 2 3 4। ये 4 लूप्स हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं और हमें कहा यह जाता है कि अब आप बताइए इसमें कितने नोड्स और एंटी नोड्स हैं। स्टूडेंट्स 4 लूप्स का मतलब ना सिंपल वर्ड्स में ये भी है कि हार्मोनिक नंबर 4 है, क्योंकि स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर और ओपन एट बोथ एंड्स ऑर्गन पाइप के अंदर जितने हार्मोनिक होते हैं उतने ही लूप्स बनते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक था ना, तो याद है एक लूप बना था स्ट्रेच स्ट्रिंग में, इधर भी एक ही बन रहा है। सेकंड हार्मोनिक में वहां पे 2 लूप बने थे, इधर भी 1 और 2 बन रहे हैं। तो जितने लूप्स उतने हार्मोनिक होते हैं सिर्फ स्ट्रेच स्ट्रिंग और ओपन एट बोथ एंड्स वाले केस में। तो लूप 4 होने का मतलब है कि हार्मोनिक 4 है। और जरा नोट कीजिएगा, हमारे पास इस केस में अगर देखा जाए तो 1 2 3 एंड 4 नोड्स हैं। हमने पढ़ा भी तो है कि जितने हार्मोनिक होते हैं उतने ही नोड्स होते हैं, जबकि अगर एंटी नोड्स को देखा जाए तो 1 2 3 4 5 एंटी नोड्स होते हैं। तो हमारे पास एक ज्यादा, इसमें ऐसी ऑप्शन कौन सी है? फोर्थ हार्मोनिक का मतलब है 4 नोड्स और एक ज्यादा 5 एंटी नोड्स। सो स्टूडेंट्स चार्ली इज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ ऑल दीज। तो हमने देखा कि सारा पैटर्न सेम है सिवाय बनने के, वेव की टाइप के, और नोड्स और फर्क एंटी नोड्स के पैटर्न के अंदर भी मौजूद है। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे कि अगर यहीं से देखा जाए तो बिल्कुल सेम पैटर्न में क्वेश्चन तो हमें ओवरटोन्स की सेंस में भी आ सकता है। हमसे बात तो ये भी कही जा सकती है ना कि स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड in an organ pipe which is both at open ends of length 2 meter. What will be the frequency? What will be the frequency of third overtone? What will be the frequency of third overtone if speed of sound is 340 meters per second? What will be the frequency of third overtone if speed of sound is 340 meter per second? और यहां पर नोट कीजिएगा, साथ ही आपको यहां पे ऑप्शंस दे दी जाती हैं फ्रीक्वेंसी की
170 हर्ट्स, जबकि साथ बीटा ऑप्शन दिया जाता है 340 हर्ट्स, चार्ली ऑप्शन दिया जाता है यहाँ पे 85 हर्ट्स, और डेल्टा ऑप्शन इज 255 हर्ट्स। बताइए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन क्या होगी। स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम केस है, यहां पर भी ओवरटोन निकालने का फार्मूला सेम है कि जो हार्मोनिक नंबर होता है ना वो ओवरटोन से एक ज्यादा होता है। थर्ड ओवरटोन का है ना, सो 3 + 1, फिर हार्मोनिक कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। एफ का फार्मूला भला क्या था, NV/2L। N क्या है 4, V क्या है 340, 2 इंटू लेंथ इज 2, 2 इंटू 2 क्या आ गया 4, और ये 4 से कट गया, तो ओवर करेक्ट आंसर इज 340 हर्ट्स। देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न है, इसके अंदर ओवरटोन्स का भी इसी के साथ साथ। एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद टॉपिक हमारा ये एंड हो जाएगा। ओवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस केस इज, हमसे कहा यह जाता है इस क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी if sound is traveling in an organ pipe which is open at both ends, जो दोनों एंड से क्या है ओपन है, of length 2 meter and is placed at 10 डिग्री सेल्सियस। अगर साउंड एक ऑर्गन पाइप जो कि दोनों एंड से ओपन है उसमें ट्रैवल कर रही है 10 डिग्री सेल्सियस पर, तो बताइए कि उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। व्हाट विल बी इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब आपको यहां पर जो ऑप्शंस स्टूडेंट्स दे दी जाती हैं वो मैं सारी यहां पर नोट डाउन कर रहा हूं, फिर हम इसको प्रॉपर अपने वे में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 338 हर्ट्स, 338 हर्ट्स। बीटा ऑप्शन इज 169 hertz. Charlie option is 84.5 hertz. Delta option is 42.3 hertz. बताएं which of the following is correct option। हमें इसमें सबसे बड़ा मसला भला क्या फेस करना पड़ रहा है। हमें फार्मूला पता है फ्रीक्वेंसी का जो कि होता है F1 इज इक्वल टू V/2L। लेंथ पता है, हमें तो V ही नहीं पता, पर हम ये बात कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे साउंड है एंड स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और हम निकाल सकते हैं अगर हमें टेम्परेचर गिवन हो सेल्सियस में। वो कैसे, क्या हम ये बात भूल गए कि VT इज इक्वल टू V0 विच इज 332 प्लस 0.61 इंटू T जो कि 10 डिग्री सेल्सियस था। 332 प्लस मल्टीप्लाई 6.1 आएगा तो ये बन जाएगा 338.1 मीटर्स पर सेकेंड। हम आसानी के लिए 338 पुट कर देंगे बस। V इज 338
338 by 2, length is also 2. 338 by 4 हमारे पास ये बन जाता है 84.5 हर्ट्ज। स्टूडेंट्स, चार्ली इज द करेक्ट आंसर। आपने एक चीज नोट की, हमने कैसे बेसिक चीजों से एक प्रॉपर डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्म आउट किया। तो स्टूडेंट्स, स्टेशनरी वेव्स स्ट्रेस स्ट्रिंग में पैदा हों या फिर ऐसे ऑर्गन पाइप में जिसके दोनों एंड्स को ओपन रखा जाता है, उनकी बेसिक फॉर्म सेम होती है, लेकिन क्वेश्चन आने का तरीका अलग हो सकता है। जैसा भी आपने स्टूडेंट्स देखा कि स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर और ओपन एट बोथ एंड्स के अंदर किस तरह के वर्सटाइल क्वेश्चंस और ऐसा नॉलेज जो आपने अपने एफएससी में नहीं पढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें क्लियरली समझ आ गई होंगी, लेकिन अगर कोई इशू रह जाए तो काइंडली लाजमन कमेंट कीजिएगा ताकि आपको गाइड किया जा सके। शुक्रिया।